हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी क्लास पे चर्चा कर रहे थे मानव प्रवास पर, अर्थात मानवीय स्थानांतरण या ह्यूमन माइग्रेशन पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि प्रवास क्या होता है, प्रवास के कितने रूप होते हैं और उसके साथ साथ प्रवास की विशेषताएं और कारणों पर हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की थी। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि प्रवास चाहे वो किसी भी कारण से प्रेरित रहा हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जनांकीकी हो, किसी भी कारण से प्रेरित होकर के, चाहे वो प्राकृतिक के रूप में भी हम उसे मान सकते हैं, यदि मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर निवास के लिए जाता है तो उसको हम प्रवास के रूप में जानते हैं। और प्रवास के दो रूप होते हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। मनुष्य अपने स्थान को छोड़ करके जिस दूसरे स्थान पर जाता है तो अपने मूल स्थान पर वो उत्प्रवासी कहलाता है, वहीं वह जहां पर जाता है उस स्थान के लिए वह अप्रवासी कहलाता है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मनुष्य अपने स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करेगा यदि वो किसी भी कारण से प्रेरित ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। और वर्तमान में हम लोगों ने ये जाना था कि मनुष्य जो है वो आर्थिक कारणों की वजह से सर्वाधिक प्रवास करता है। अब हम आज बात करते हैं कि ये जो प्रवास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रवास के अंतर्गत मूल बात क्या है? मूल बात है मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला स्थानांतरण। अब इस स्थानांतरण के कारण से वो जहां से जा रहा है और जहां पर जा रहा है उन दोनों स्थानों में हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो वहां की सामाजिक परंपराओं में हो, संस्कृति में हो, या आर्थिक कारकों में हो, या संसाधनों के उपयोग में हो, हर जगह पर हमें उसका परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार के अब ये जानना हमारे लिए भी आवश्यक हो जाता है कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, क्योंकि प्रवास निश्चित तौर पर हम कहें तो विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग प्रकार के हमें दिखाई देता है। तो उसमें हम बात करते हैं कि प्रवास को 4 पैरामीटर के आधार पर विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें पहला पैरामीटर आता है वो है हमारा समय के आधार पर। समय के आधार पर अर्थात प्रवास के दौरान व्यक्ति के निवास की अवधि क्या हो रही है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इस समय के आधार पर प्रवास 3 प्रकार का होता है, दैनिक, मौसमी और दीर्घकालीन। दैनिक प्रवास का अर्थ यह होता है कि जब मनुष्य किसी कार्य के लिए अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और सायंकाल यदि वो वापस अपने मूल स्थान पर आ जाता है तो इस प्रकार का मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला प्रवास दैनिक प्रवास कहलाता है। कि जैसे मनुष्य किसी भी आर्थिक क्रिया के लिए, कहीं रोजगार के लिए, या यदि वो कहीं पर व्यापार करता है या कहीं पर वो सर्विस करता है तो वो अपने स्थान के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर वो जाता है और वहां से दूसरे शहर से वो वापस जब शाम को अपने मूल स्थान पर आ जाता है, तो इस प्रकार का प्रवास दैनिक प्रवास कहलाता है। दूसरा जो प्रवास होता है उसे हम कहते हैं मौसमी। मौसमी का अर्थ हो गया कि जिसमें व्यक्ति अब वहां पर प्रतिदिन वापस अपने मूल स्थान पर नहीं आता है, वो जहां पर कार्य के लिए जा रहा है या किसी भी कारण से प्रेरित होकर के जा रहा है तो वो वहां पर कुछ समय के लिए निवास करता है। वो निवास अब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने तक का भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो मौसमी प्रवास कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शीतकाल में उच्च पहाड़ी भागों से जो व्यक्ति वहां पर निवास करते हैं वो निम्न में क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं और उसी के साथ साथ ग्रीष्म काल के अंतर्गत वो वापस ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, यानी कि शीतकाल में वो अपने स्थान को छोड़ करके निचले स्थानों पर आ जाते हैं और वो ग्रीष्म काल में पुनः वापस अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास मौसमी प्रवास कहलाता है। वही पशुपालक जो जनजातियां होती हैं या जो जातियां होती हैं वो भी पशुओं के लिए एक स्थान को छोड़ करके कुछ समय के लिए दूसरे स्थानों की ओर चली जाती हैं, तो उस प्रकार के प्रवास को भी हम मौसमी प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो प्रवास आता है समय के आधार पर वो आता है दीर्घकालीन। अब दीर्घकालीन के अंतर्गत मनुष्य जब अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं और पर निवास करता है तो वो वहां का एक प्रकार से स्थायीवासी बन जाता है। एक लंबे समय के लिए, 1 साल से अधिक, 2 साल, 5 साल, 10 साल या कितने ही वर्ष वो वहां पर हो सकता है रहे, तो उसे हम दीर्घकालीन प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। तो समय के आधार पर हम जानते हैं कि प्रवास 3 प्रकार के हो गए, दैनिक, मौसमी और दीर्घकालीन। इसी प्रकार दूरी के आधार पर जब हम प्रवास के बारे में बात करते हैं तो ये प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, अल्प दूरी और लंबी दूरी।
जहां पर दूरी कम होती है, लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी जो होती है वो अल्प दूरी के अंतर्गत शामिल की जाती है, और इससे अधिक दूरी जो होती है उसे हम लंबी दूरी के अंतर्गत शामिल रखते हैं। तो दूरी के आधार पर प्रवास दो प्रकार का होता है, अल्प दूरी और लंबी दूरी। प्रेरक तत्वों के आधार पर प्रवास सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रवास के पीछे। कारण क्या है, उसी के आधार पर भी हम इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रवास के लिए प्रेरणा या प्रेरक किन कारकों ने अपनी भूमिका निभाई है प्रेरणा के रूप में, या प्रेरक तत्व के रूप में किन कारणों ने अपनी भूमिका निभाई है, उसके आधार पर होने वाला प्रवास इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है वो है आर्थिक। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना था कि आर्थिक कारणों से होने वाला प्रवास वर्तमान विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य अपने मूल स्थान को आज वर्तमान में यदि वो छोड़ करके जा रहा है तो उसके पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक कारकों की होती है। जहां पर उसे अपने आर्थिक अवसरों की उपलब्धता अधिक होती है या जहां पर उसे उन्नति के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं, मनुष्य उस स्थान की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है जो कि आर्थिक कारणों से होता है, उसे हम आर्थिक प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम भारत के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत से कई व्यक्ति यूएसए या यूरोपीय देशों में या पश्चिम एशिया के देशों में रोजगार के लिए यहाँ से गए हैं, तो उस प्रकार का प्रवास जो है वो आर्थिक प्रवास कहलाता है। सामाजिक प्रवास के अंतर्गत हम वैवाहिक संबंधों के कारण होने वाला जो प्रवास है वो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। वहीं राजनीतिक कार्य के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक निर्णयों के कारण से जो प्रवास इसके अंतर्गत होता है उसे हम राजनीतिक प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि हमने जाना भी था कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पर भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान जो नया देश बना था, और उस समय पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बड़ी पैमाने पर मानवीय प्रवास हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, वो एक प्रकार का राजनीतिक प्रवास का ही उदाहरण है। और ऐसे उदाहरण हमें विश्व के अन्य भागों के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। अगली बात जो हम जानते हैं वो आती है जनांकिकी कारक। जनांकिकी कारकों में यदि कहीं पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो जाता है तो मनुष्य वहां से प्रवास के लिए प्रेरित होता है, और जहां पर जनसंख्या का दबाव कम रहता है मनुष्य उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होता है। तो इस रूप में यदि हम कहें तो प्रेरक तत्वों के आधार पर प्रवास 4 प्रकार का होता है: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जनांकिकी। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर हम बात करें कि प्रवास कहां पर हो रहा है, किन क्षेत्रों पर हो रहा है, तो इस पैरामीटर के आधार पर प्रवास 2 प्रकार का होता है। एक तो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा कहलाता है स्थानीय। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ यह हुआ कि जब व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में चला जाता है तो उस प्रकार के प्रवास को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। वही व्यक्ति जब अपने ही देश के अंतर्गत एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर निवास करता है, चाहे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, उस प्रवास को हम स्थानीय प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। इस स्थानीय प्रवास के अंतर्गत भी हमें 4 प्रकार के प्रवास दिखाई देते हैं। पहला दिखाई देता है गांव से गांव की ओर, अर्थात जहां पर छोटे गांव से व्यक्ति बड़े गांव की ओर प्रवास करता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। दूसरा जो प्रवास हमें दिखाई देता है वो है गांव से नगर की ओर। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवास है, जो कि यदि हम कहें तो विश्व में सर्वाधिक प्रवास इसी रूप में हमें दिखाई देता है कि जब व्यक्ति गांव को छोड़ करके शहरों की ओर निवास करना पसंद करता है, कि वो किसी भी कारण से प्रेरित हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो या अन्य कोई भी आकर्षण के कारण हो, उन आकर्षण के कारणों से प्रेरित होकर के जब मनुष्य अपने गांव को छोड़ करके किसी शहर में निवास करता है तो उस प्रकार का प्रवास क्षेत्र के आधार पर गांव से नगर का प्रवास कहलाता है। और ये प्रवास विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्गत भी होने वाले प्रवास में यदि हम बात कहें तो इस प्रकार का प्रवास हमें सर्वाधिक दिखाई देता है। तीसरे प्रकार का जो प्रवास होता है वो कहलाता है नगर से नगर की ओर, अर्थात जब व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर की ओर, छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर निवास के लिए जाता है। इसके पीछे भी कई प्रेरक कारकों की भूमिका होती है, लेकिन इस प्रकार का प्रवास भी हमें दिखाई देता है नगर से नगर की ओर भी, कि जब व्यक्ति छोटे नगरों को छोड़ करके बड़े नगरों की ओर आकर्षित होकर के वहां पर निवास करता है, तो इस प्रकार का प्रवास नगर से नगर की ओर कहलाता है।
चौथे प्रकार का जो प्रवास होता है ये कहलाता है नगर से गांव की ओर। इस प्रकार का जो प्रवास है वो रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है। अर्थात जहां पर व्यक्ति बड़े नगरों को छोड़ करके या नगरों को छोड़ करके वो वापस से गांव की ओर निवास करने की ओर आता है, तो इस प्रकार के प्रवास को हम नगर से गांव की ओर किया जाने वाला प्रवास कहते हैं। ये प्रवास अब वर्तमान में धीरे धीरे इसका चलन भी बढ़ रहा है कि जब सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर रिटायरमेंट के बाद में शांति की तलाश के अंतर्गत या शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए, सुकून भरे माहौल में जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शहरों की भागदौड़ और चकाचौंध को छोड़ करके अपने मूल स्थान गांव की ओर अगर वो आकर्षित होकर के अपना शेष समय वो वहीं पर व्यतीत करता है, तो इस प्रकार के प्रवास को हम नगर से गांव की ओर प्रवास के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि प्रवास जो होता है वो विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है, जिसे हमने अलग अलग पैरामीटर्स पर समय के आधार पर कहें, या हम दूरी के आधार पर कहें, या हम प्रेरक तत्वों के आधार पर कहें, या हम क्षेत्र के आधार पर कहें, अलग अलग तत्वों के आधार पर, अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर हमने इसे विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना है कि प्रवास जो होता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा है, जिसने विश्व के अंतर्गत जनसंख्याओं से संबंधित अध्ययन को अत्यधिक प्रभावित किया है। अभी हमें प्रवास के चाहे वो परिणाम हो या प्रवास के नियम हो, इस पर भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आप हमारे साथ किसी प्रकार बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।